हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं सप्ताह भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हम हफ्ते में 2 वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें उन सभी प्रश्नों को हम शामिल करते हैं जो एक सप्ताह में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने योग्य होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर केवल उन्हीं प्रश्नों को हम डिस्कस करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रश्न डिस्कस नहीं किया जाता है जो मात्र एक खबर ही हो बनकर रह जाता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं। हम पहला वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं अपने सेकेंड वीक का। तो दूसरा वीडियो हम देख लेते हैं सेकेंड वीक का, यानी कि 8 से 14 तारीख के बीच का दूसरा वीडियो हमारा जो है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हॉकी इंडिया का नया चेयरमैन किसे बनाया गया? तो इनका नाम है ज्ञानेंद्रो निगमोमबाम। ज्ञानेंद्रो निगमोमबाम जो हमारे बने हैं, क्या बने हैं? हॉकी इंडिया के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए। इसरो ने किस देश का उपग्रह अमेजोनिया 1 लॉन्च किया है? अमेजोनिया 1 लॉन्च किया किसका? आपको पता है कि ब्राजील एक देश है जहां पर अमेजन के जंगल पाए जाते हैं। उन्हीं के नाम पर इस उपग्रह का नाम रखा गया अमेजोनिया 1। और इसे यहाँ पर PSLV के माध्यम से, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से इसे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। और इसे आपको पता है कि ये लॉन्च कहाँ से किया जाता है? सतीश धवन अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और देख लेते हैं थोड़ी सी बात हम अपने इसरो के बारे में। तो इसरो ने इस साल केवल एकमात्र उपग्रह लॉन्च किया है, वो भी फ्रांस की कंपनी, फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी की सहायता से, जिसका नाम है GSAT-30 उन्होंने लॉन्च किया है। एकमात्र उपग्रह, इस साल कोई उपग्रह अभी तक लॉन्च नहीं किया है और ये पहला उपग्रह इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, अमेजोनिया। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा उल्टा करके पूछा जाएगा कि एकमात्र इसरो के द्वारा स्वयं लॉन्च किया जाने वाला जो उपग्रह अभी तक का है वो कौन है? अमेजोनिया 1। और GSAT-30 जो उन्होंने लॉन्च किया था वो किसकी सहायता से लॉन्च किया था? हमने फ्रांस की सहायता से लॉन्च किया था। और फ्रांस में ये कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गुयाना दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहीं से लॉन्च किया गया। और इसमें एक जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था उसका नाम था आर्यन 5 रॉकेट के माध्यम से हमने भेजा था उसे। और इसरो के बारे में आपको पता है कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई ने करी थी। विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना करी थी। और दूसरी बात कि इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? बंगलुरु में है। और इसके जो प्रमुख हैं वो कौन है? K. शिवन, जिन्हें कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, रॉकेट मैन K. शिवन को कहा जाता है। और यहाँ पर थोड़ी सी एक बात जान लें कि ये एक पोर्टल चला रहा है जिसे क्या कहा जाता है? भुवन पंचायत नाम का एक पोर्टल चला रहा है इसरो, किसके साथ मिलकर? कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर, जो क्या करेगी? जमीनों की मैपिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। आगे देखते हैं, हिज हॉलीनेस द 14th दलाई लामा पुस्तक के लेखक कौन है? इनका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है। इनका नाम है तेनजिंग ग्याचे होथोंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दलाई लामा होता है, दलाई लामा कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं होता, ये क्या होता है? एक पद का नाम होता है। जैसे कि ईसाइयों में आप देखते हैं तो एक होते हैं पोप होते हैं। और हिंदू में देखते हैं तो आप देखते हैं शंकराचार्य होते हैं, जो सबसे बड़े धर्माधिकारी होते हैं। उन्हीं को बौद्ध के सबसे बड़े धर्माधिकारी दलाई लामा होते हैं। और ईसाई के सबसे बड़ा धर्माधिकारी पोप, और हिंदू के शंकराचार्य, और इस्लाम के क्या कहा जाता है? खलीफा। और वर्तमान में खलीफा के पद को भी समाप्त ऑफिशियली रूप से किया ही जा चुका है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, कर्नाटक ने किसके साथ मिलकर क्षेत्रीय कला और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो इन्होंने किसके साथ मिलकर ये काम किया है? तो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर किया है। आपको पता है कि फ्लिपकार्ट कंपनी को सचिन और बिन्नी बंसल नामक दो व्यक्तियों ने मिलकर स्टार्ट किया था। लेकिन अब इसे क्या, इसका 70% हिस्सा किसने खरीद लिया है? वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। तो ये फ्लिपकार्ट कंपनी है जो भारत की एक ई-कॉमर्स कंपनी कही जाती है। और इसके जो वर्तमान में CEO हैं, ये क्या हैं? उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति इसके वर्तमान में CEO हैं। और दूसरी बात कि
जो यहाँ पर क्षेत्रीय कला और हथकरघा की बात हो रही है, तो जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कला होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, इस मार्केट एक प्रकार का उन्हें स्थान उपलब्ध कराया जाता है जिससे कि वो अपने सामानों को क्या करें, पूरे देश और दुनिया भर में भेज सके। यही काम कर्नाटक की सरकार ने मिलकर किया है फ्लिपकार्ट के साथ। कौन सा राज्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, ये काम करने वाला राज्य बन गया है पहला ओडिशा। अब ओडिशा क्या करेगा कि पूरे ओडिशा राज्य में जितनी भी सरकारी जमीन है उन सभी की मैपिंग किसके माध्यम से की जाएगी, अंतरिक्ष में सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। और इसमें कौन काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के द्वारा ये काम किया जाएगा। तो जैसे कि आप देखते हैं कि सरकारी जमीन को लोग कब्जा कर लेते हैं, लेकिन अब क्या किया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनकी मैपिंग की जाएगी और उसका संरक्षण किया जाएगा। तो ये उड़ीसा ने किया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, गणेशी लाल। गणेशी लाल यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल है। और आपको पता होना चाहिए कि यहीं पर पुरी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसे कि सरकार ने 100% सौर ऊर्जाकृत करने का फैसला किया है। और यहाँ पर भितरकनिका अभ्यारण्य भी है। भितरकनिका अभ्यारण्य जो आलू कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कछुओं का सबसे बड़ा जो निवास स्थान है, प्राकृतिक निवास स्थान, वो क्या है, भितरकनिका ही है। भितरकनिका पूरी दुनिया में कछुओं का सबसे बड़ा रहने का स्थान क्या है, भितरकनिका है। आगे देख लेते हैं। एडई ने हम महामारी जोखिम पुल, पैंडेमिक रिस्क पुल स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? तो एडई जो हमारी होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डायरेक्टरी बोर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उन्होंने किसके, सुरेश माथुर की अध्यक्षता में क्या किया है, एक समिति बनाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो इस समय महामारी के समय में जो जोखिम है इंश्योरेंस को लेकर, उन सभी की जांच करे और उन सभी में कैसे कैसे सुधार किया जा सकता है, उन सभी के बारे में एडई को अवगत कराए। तो सुरेश माथुर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। यहाँ पर कुछ और समितियों की बात कर लें तो प्रवीण कुटुंबे समिति की जो स्थापना की गई है, गठन किया गया है, वो क्या करेगा, बीमा कंपनियों में वित्तीय प्रशासन के लिए किया गया है। और अंजन डे नाम की एक समिति भी बनाई गई जो क्या करेगी, ड्रोन बीमा भारत में होना चाहिए या नहीं उसकी जांच करेगी। और एमआर कमार समिति बनाई गई कि क्या बीमा कंपनियां स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध करवा सकती हैं, तो इसके बारे में ये बताएगी। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। कुशल लोगों को रोजगार खोजने में मदद करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस पोर्टल का नाम क्या है, असीम पोर्टल, ASEEM, जिसका फुल फॉर्म क्या है, आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। यानी कि अगर आप स्किल्ड हैं, यानी आप कोई ऐसा काम करना जानते हैं, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके वहां पर अपने लायक काम ढूंढ सकते हैं। ये कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। और कौशल विकास मंत्री कौन है हमारे, कौन है, महेंद्र नाथ पांडे, जो कि कहां से सांसद हैं, चंदौली उत्तर प्रदेश से सांसद है। अब इसी के साथ कौशल विकास के बारे में बात हो रही है। तो कौशल विकास एक विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, कहां पर, असम के गुवाहाटी में भारत का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, एल वेल्ली का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों ये नाम सुनने में थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप लगता है, लेकिन ये ऐसा है नहीं। लेकिन पहले जान ले कि स्क्वैश की खिलाड़ी थी और पूरे अफ्रीका में पूरे इजिप्ट में किसी भी खेल में पहले पायदान पर पहुंचने वाली क्या है, ये एकमात्र खिलाड़ी हैं। इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, इजिप्ट की खिलाड़ी। इजिप्ट अब एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ की ये खिलाड़ी हैं जिनका नाम है एल वेल्ली और ये स्क्वैश खेलती हैं। तो ये वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी, जो उनके हाथ में ये आप ट्रॉफी देख रहे हैं, ये वर्ल्ड चैंपियन की ही ट्रॉफी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इजिप्ट की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, कायरो है, जिसे हम मिस्र भी कहते हैं। इजिप्ट को मिस्र भी कहा जाता है। और इजिप्ट की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, पाउंड। यहाँ की जो मुद्रा चलती है उसका क्या नाम है, पाउंड। राजकिरण राव अगले कितने वर्ष तक भारतीय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक यानी कि सीईओ और एमडी बने रहेंगे? सीईओ और एमडी कब तक ये बने रहेंगे? तो अगले 2 वर्षों तक और ये सीईओ और एमडी बने रहेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी राजकिरण राव तो मान लीजिए ठीक है कि एमडी और सीईओ हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, लेकिन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 2 बैंकों को अभी समाहित कर दिया गया है। तो पहला बैंक है कारपोरेशन बैंक,
पहला बैंक कारपोरेशन बैंक है और दूसरा कौन बैंक है? आंध्रा बैंक। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूनियन बैंक में किन दो बैंकों को समाहित कर दिया गया? तो कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को उसके अंदर समाहित कर दिया गया। और अभी यूनियन बैंक ने 30% की हिस्सेदारी किस में खरीदी है? फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस नामक एक कंपनी में खरीदी है। और इसका जो टैगलाइन है, इसका टैगलाइन है गुड पीपुल द बैंक विथ, गुड पीपुल द बैंक विथ, इसकी क्या है? टैगलाइन है। निवेश को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इंडिया वीक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूरे भारत में निवेश को आकर्षित करने के लिए ब्रिटेन में ग्लोबल इंडिया वीक का आयोजन किया गया और इसमें पार्टिसिपेट वर्चुअली रूप से हमारे प्रधानमंत्री भी ने भी किया है। और इसके थीम क्या था या इसका विषय आप कह सकते हैं बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड, यानी कि क्या करेगा? इस वर्ल्ड को, इस महामारी के पीरियड को रिवाइव करके भारत क्या करेगा? एक नया वर्ल्ड बनाने में सहायता करेगा। तो इसलिए अधिक से अधिक निवेश हमारे देश में है, इसके लिए ग्लोबल इंडिया वीक आयोजित किया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन में, जिसे वर्चुअली रूप से कौन शामिल हुआ? प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात हम निवेश की कर लें तो निवेश भारत में सबसे अधिक कहाँ से इस बार आया है? तो कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया है। लगभग 53 अरब डॉलर का जो निवेश, पूरे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई जिसे हम कहते हैं, निवेश को हम एफडीआई भी कह सकते हैं, आया है। और ये सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में आया है? तो ये सेवा के क्षेत्र में सबसे अधिक 16% पूरे निवेश का 16% सेवा क्षेत्र में आया है। और दूसरे नंबर पर जो भारत में सबसे अधिक निवेश करता है वो कौन है? मॉरिशस। और थर्ड नंबर पर जो सबसे अधिक निवेश करता है नीदरलैंड। तो नीदरलैंड तीसरे नंबर पर सबसे अधिक भारत में निवेश करने वाला देश है। और भारत पूरे दुनिया में 9वें नंबर पर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने में। तो पहले नंबर पर कौन है? अमेरिका है। और भारत किस नंबर पर है? यानी कोई ऐसा देश जहां पर बाहर लोग सबसे ज्यादा पैसा लगाते हैं, उस मामले में भारत किस नंबर पर है? 9वें नंबर पर है। एपथिमा वाटसनी नामक एक नई प्रजाति की तितली खोजी गई है। ये कहाँ पर खोजी गई? तो ये त्रिपुरा के अंदर खोजी गई है। एपथिमा वाटसनी आप देख सकते हैं। अभी अभी एक आपको पता है गोल्डन बटरफ्लाई, गोल्डन विंग फ्लाई नाम की एक जो तितली खोजी गई है या घोषित की गई भारत की सबसे बड़ी तितली खोजी गई है, जिसका नाम क्या है? गोल्डन बर्ड विंग। गोल्डन बर्ड विंग भारत की सबसे बड़ी तितली है, जिसे हिमालयी तितली भी कहा जाता है। बात कर लें त्रिपुरा की। त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हैं अगरतला। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बिप्लब देव हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। अब यहाँ पर 2 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है कौन? क्लाउडेड लेपर्ड। और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है राजबरी और क्लाउडेड लेपर्ड नामक 2 राष्ट्रीय उद्यान है। और यहाँ पर जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इसे क्या कहा जाता है? वीर विक्रम माणिक्य किशोर हवाई अड्डा। और यहाँ पर एक प्रमुख महल है जिसे नीर महल कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा प्रमाणित टियर 4 डेटा सेंटर योटा M1, नाम एकदम याद होने चाहिए, योटा M1 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? मुंबई के अंदर किया गया है। अब डेटा सेंटर की बात करें तो जैसे मान लेते हैं कि आप यूट्यूब को ही ले लें, तो YouTube पे इतने सारे वीडियो अपलोड किए जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं? एक डेटा के रूप में होते हैं। तो इन डेटा को कहीं स्टोर किया जाता है। तो और ये ज़्यादातर ये डेटा स्टोरेज जो फैकल्टी हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं? अमेरिका में पाई जाती हैं। लेकिन अब क्या किया गया है? इसे भारत में भी बनाने का काम किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा जो डेटा 4 यानी सबसे उन्नत किस्म का डेटा सेंटर जो है योटा M1 है, वो कहाँ पर बनाया गया है? मुंबई के अंदर बनाया गया। तो आपको बात ध्यान होना चाहिए। यानी डेटा यानी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? डेटा सेंटर कहते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब? 12 जुलाई को। और इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम थी हाउ द सेफगार्ड द हेल्थ एंड राइट गर्ल्स एंड वुमेन नाउ, यानी कि अब क्या किया जाए? लड़कियों और महिलाओं के हेल्थ यानी स्वास्थ्य और अधिकार को कैसे सुरक्षित किया जाए, ये इस साल का क्या था? थीम था। नेशनल फिशरमैन डे कब मनाया गया? तो नेशनल फिशरमैन डे बनाया गया कब? 10 जुलाई को मनाया गया। और ये राष्ट्रीय इंटरनेशनल नहीं है, राष्ट्रीय है, ये ध्यान रखेंगे आप। और भारत में थोड़ी सी बात कर लें कि जो मरीन लाइफ फिशरिंग का जो संस्थान है वो कहाँ पर है? कोच्चि में है, कोच्चि में।
और भारत में जो सबसे अधिक जो मछली उत्पादक राज्य अब कौन बन गया है? तमिलनाडु। ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड नंबर पर कौन है? गुजरात, और गुजरात को ही पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंचा है तमिलनाडु। 62 द्वीप किस देश में स्थित है? तो 62 द्वीप अभी चर्चा में आया, ये किस देश में स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बांग्लादेश के यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप आप देख रहे हैं, यही है 62 द्वीप। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि 62 द्वीप आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र दिख रहा है, ये क्या है? म्यांमार है। तो म्यांमार से लोग भागकर समुद्री रास्ते से कहाँ पर पहुंच गए थे? बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में अब क्या जो पहुंचे उन लोगों को क्या कहा जाता है? रोहिंग्या मुस्लिम जो पहुंच गए वहां पर। तो अब बांग्लादेश कह रहा है कि आप लोग जाओ अपने घर, लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि जो 62 द्वीप पर रोहिंग्या मुसलमान हैं उन सभी को घर जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको जरूरी नहीं, वो वहां पर रह सकते हैं। इसलिए द्वीप क्या है? चर्चा में आ गया है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण किस देश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम दर्ज हो गया है। तो ये किस देश ने किया है? भारत ने। तो भारत ने क्या किया है? पूरे दुनिया में अभी तक का सबसे बड़ा वन्य जीव सर्वेक्षण किया है 2006 से 2018 के बीच में। अब ये सर्वेक्षण किसके लिए किया गया? तो यहाँ पर आपको एक जानवर दिख रहा है, रॉयल बंगाल टाइगर, जिसे कि बाघ भी कहते हैं। तो इन सभी के बीच में लगभग कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक लगातार टैपिंग की गई। आपको पता है कि हमारा जो बाघ सर्वेक्षण होता है वो कितने वर्षों में एक बार होता है? 4 वर्षों में, यानी 6 से 18 तक 4 बार सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप का मतलब होता है कैमरे की एक पूरी जाल बिछा दी जाती है पूरे देश में, और क्या किया जा सकता है? इनके मूवमेंट को कलेक्ट किया जाता है। तो इसी से पता चला कि हमारे देश में कुल कितने बाघ बचे हैं? वो बचे हैं क्या? ज्यादा ही हो रहे हैं हमारे देश में। तो 2967 बाघ हैं, और सबसे ज्यादा बाघ इसी के माध्यम से पता चला है कहां पर हैं? एमपी में है। और सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बाघ कहां पर हैं? कर्नाटक में हैं। और इसी के माध्यम से यह भी पता चला है कि भारत का जो सबसे अच्छा टाइगर रिजर्व है वो कौन है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जो कि कहां पर है? तमिलनाडु में स्थित है। यह भी आपको पता होना चाहिए। सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक में। मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस मनाया जाता है आपका 12 जुलाई को, जिस दिन विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। मलाला के बारे में जो लोग नहीं जानते, आपको पता है कि हमारे कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई जो कि एक पाकिस्तानी लड़की हैं, इन दोनों को क्या किया गया था? एक साथ कौन सा पुरस्कार दिया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इन्हें क्यों दिया गया था? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान में लड़कियों के एजुकेशन के लिए काफी काम किया था, और इसी कारण से तालिबानी आतंकवादियों ने इनके सिर में काफी ज्यादा गोली मार दी है, और इनका ब्रिटेन में इलाज हुआ। ये काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी लेकिन बच गई। तो इन्हीं को अप्रिसिएट करने के लिए ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखेंगे, ये दिवस संयुक्त राष्ट्र मनाता है। और संयुक्त राष्ट्र ने अपने एक रिपोर्ट में कहा था कि पूरे दुनिया में जो सबसे चर्चित लड़की हैं वो कौन है? मलाला यूसुफजई ही हैं। अब मलाला यूसुफजई के नाम जीवन पर एक फिल्म बन रही है, उसका नाम क्या है? गुल मकई नामक एक फिल्म बन रही है। और इसे बना कौन रहा है? तो इसे बना रहे हैं अमजद खान इसे बना रहे हैं। और जो इनका किरदार निभा रही लड़की, आपसे पूछा जा सकता है कि उस अभिनेत्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है रिम शेख नामक लड़की इनका क्या कर रही है? किरदार निभा रही है। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। यूके में दूसरा सबसे अधिक निवेश करने वाला देश कौन है? तो वो देश है भारत। तो आपको पता है कि भारत सबसे अधिक एफडीआई मंगाने के ही काम नहीं करता, भारत एफडीआई भेजता ही बहुत सारे देशों में। तो यूके में जो दूसरा सबसे अधिक, ऑफिशियल सी बात है कि अमेरिका का सबसे ज्यादा एफडीआई पूरी दुनिया में है, प्राप्तकर्ता और प्रदाता के रूप में भी, लेकिन भारत यूके में सबसे अधिक पैसा लगाने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। यानी भारत बहुत सारे व्यापार अपने कहां पर चला रहा है? यूके के अंदर चला रहा है। भारत का मतलब भारत सरकार ही नहीं चले, भारत की कंपनियां हो सकती हैं, भारत के लोग पैसे लगा सकते हैं, वो अलग अलग बात है। शेयर के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से सरकार खुद कुछ पैसे लगा सकती है, वो अलग बात है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब हमने पीछे आपको बता दिया कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कौन सबसे अधिक करता है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने
एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट सिंड्रोम यानी कि एक प्रकार के मर्ज है कोविड-19 के मरीजों के लिए किस इंजेक्शन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों देखिए, आप थोड़ा समझिए कि है क्या एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रैक्ट सिंड्रोम। तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे यहाँ फेफड़ा जो होता है, फेफड़े के बीच में ये नली होती है, श्वास नली। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब से कोरोना यानी कोविड-19 आपको हो रहा है तो इस फेफड़े में क्या हो जा रहा है, आपका फेफड़ा पूरा पानी से भर जा रहा है। यानी कि जो आपके तत्व होने चाहिए, जो मुंह के माध्यम से निकल जाने चाहिए बाहर, उन सभी को ये क्या कर दे रहा है, कोरोना ब्लॉक कर दे रहा है। और इसी कारण से आपको सूखी खांसी आ रही है। गीली खांसी अगर आती तो सब कुछ ठीक था, सूखी खांसी आ रही है। और जब ये भर जा रहा है तो इसमें जो एल्वियाली होती हैं, एल्वियाली मतलब जो रेशेदार पाइपलाइन होती है जिससे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वो सभी ब्लॉक होने लगती हैं। और इसी के बाद से आपको एक रोग होता है जिसमें आप सांस नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे मरीजों के लिए एक इंजेक्शन का निर्माण किया गया है और यही इंजेक्शन को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसका नाम है इटोलीजुमाब। इटोलीजुमाब नामक इंजेक्शन बनाया गया है और ये किसके द्वारा बनाया गया, बायोकॉन के द्वारा बनाया गया। बायोकॉन आपको पता है कि मजूमदार एक हैं, उनका नाम अभी हमें याद नहीं रहे, कोई मजूमदार करके हैं, वही उनकी क्या है, सीईओ हैं। इन्हें ऑस्ट्रेलिया का सबसे सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार मिला है और इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी इन्हें पुरस्कार मिला है। तो आप ध्यान रखेंगे। तो और रामडेसिविर को भी कोरोना के लिए अप्रूव किया गया है, फेवी फ्लू को भी अप्रूव किया गया। और रामदेव की एक दवा है कोरोनिल, इसे भी इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा हमारी सरकार ने कहा है। किस देश ने हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण संधि को निलंबित कर दिया है? तो इस देश का नाम क्या है दोस्तों, अमेरिका। तो आपको पता है कि चीन ने क्या किया है हांगकांग के अंदर। अगर आप चीन को देखें तो चीन कुछ ऐसा दिखता है मैप में, और यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर में एक यहाँ पर एकदम छोटा सा देश उससे लगा ही है, द्वीप में नहीं है, एक हांगकांग देश और मकाओ है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू कर दिया है जिससे चीन का बहुत ज्यादा कंट्रोल हांगकांग पर हो गया है। वैसे हांगकांग एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है चीन के अंदर, एक चीन का कानून वहां पर नहीं चलता, लेकिन अब चीन क्या किया है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वहां पर लागू कर दिया है, जिससे अमेरिका कह रहा है कि यहाँ पर अब क्या होगा, पूरी तरह से चीन का कंट्रोल आ जाएगा। और इसी कारण हम अपने प्रत्यर्पण संधि को हांगकांग के साथ क्या कर रहे हैं, निलंबित कर रहे हैं। प्रत्यर्पण संधि का मतलब क्या होता है, दो देश होते हैं, मतलब अगर कोई एक देश का नागरिक ए और बी देश का नागरिक यहाँ पर अपराध करके यहाँ भाग गया, तो अगर इन दोनों के बीच में प्रत्यर्पण संधि, तो ये देश तुरंत उस अपराधी को उस देश को सौंप देगा जिसमें वो अपराध किया है। तो इससे क्या होगा, अपराधियों का आदान प्रदान होता है। तो प्रत्यर्पण संधि इसीलिए की जाती है। जैसे भारत ने भी अपने म्यांमार के साथ प्रत्यर्पण संधि की है, यूएई के साथ की है, मलेशिया के साथ कर रखे, लेकिन मलेशिया जाकिर नाइक को हमें दे नहीं रहा है, हमने मलेशिया के साथ कर रखा है, हमारे साथ धोखा कर रहा है, देखिए क्या होता है। और दूसरी बात कि यहाँ पर अभी अभी अमेरिका ने क्या किया है, स्पेशल इकोनॉमी स्टेटस भी हांगकांग के से छीन लिया है, जिससे कि चीन का ज़्यादा कंट्रोल वहाँ पर बढ़ रहा है, ये कहते हुए अमेरिका ने ऐसा किया है। और अमेरिका काफ़ी हमलावर है इस मामले को लेकर। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस तूफान के कारण न्यू जर्सी राज्य में भूस्खलन हो गया, यानी यहाँ पर भूस्खलन की समस्या देखने मिली। अभी तक यहाँ पर क्या होता था, तूफान से नुकसान होता था, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर भूस्खलन यानी कि जमीन खिसक गई या जमीन फट गई जिसे कहते हैं। तो इस तूफान का नाम क्या था दोस्तों, फे तूफान। तो इसे आप देख रहे हैं, ये क्या है, अटलांटिक महासागर, यहाँ पर एक तूफान किससे टकरा रहा है, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क के शहरों के बीच में एक न्यू जर्सी स्टेट है, उसमें क्या हुआ है, ये टकरा रहा है और यहाँ पर भूस्खलन की स्थिति बन गई है। तो काफी तूफान आते हैं अमेरिका में, क्योंकि दोनों तरफ बड़े बड़े महासागर हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। आगे देखते हैं, गूगल फॉर इंडिया के तहत गूगल भारत में कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा। तो भारत में जो अरब डॉलर का निवेश होगा वो कितना होगा, 10 अरब डॉलर, जिसे आप कह रहे हैं 75,000 करोड़ रुपए का निवेश गूगल करेगा। अब गूगल की बात कर ले तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी यानी मुखिया कंपनी यानी जो उसका पिता है, उस कंपनी का नाम क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट है। और इन दोनों गूगल और अल्फाबेट दोनों के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई इन दोनों के क्या हैं, सीईओ हैं। और गूगल के बारे में बात करें तो गूगल एक डीजी पिवोट नामक साक्षरता अभियान भी चला रहा है। और गूगल का एक टॉक बैक नामक एक क्या है, कीबोर्ड है, जो किसके लिए बनाया गया है, अंधहीन व्यक्तियों के लिए बनाया गया है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सॉन्ग ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है, जो भारत पे काफ़ी ज़्यादा लिख चुके हैं, उनका नाम है रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड ने ये पुस्तक लिखा है। अब रस्किन बॉन्ड की एक बड़ी प्रमुख पुस्तक 2020 में अभी आई थी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी,
कमिंग राउंड द माउंटेन। कमिंग राउंड द माउंटेन आपसे पूछा जा सकता है कि कमिंग राउंड द माउंटेन किसकी पुस्तक है, तो आप बताएंगे रस्किन बॉन्ड की। अभी भी कुछ पुस्तक चर्चा में रही, उनके बारे में बात कर लें तो ओवरड्राफ्ट नामक एक बड़ी प्रमुख पुस्तक आई हमारे, किसने उसे लिखा है, तो उर्जित आर पटेल ने, हमारे जो पूर्व गवर्नर थे उन्होंने लिखा है। और गेटिंग कम्पिटिटिवनेस अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आरसी भार्गव ने एक पुस्तक लिखा है। और क्लारा एंड द सन, तो काइजू इसुगुरो जो कि नोबेल, क्लारा एंड द सन, CLARA, क्लारा एंड द सन, इसे एक व्यक्ति ने लिखा है जो नोबेल पुरस्कार भी जीत चुके हैं, उनका नाम है काजुई इशिगुरो ने लिखा है। तो दोस्तों ये पुस्तकें आपको याद होनी चाहिए। और अमित त्रिपाठी ने पुस्तक लिखी सुहेल देव के ऊपर, ये भी जानते रहे हैं। किससे उनके 60 फिल्म चाई लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार इस बार किसे दिया गया है, सुपर 30 को दिया गया। तो आपको पता है कि फिल्म फेयर पुरस्कार सारे कौन ले गया है, आपका गली बॉय ले गया है, जो काफी विवाद भी हुआ था। लेकिन सुपर 30 का जो फिल्म का पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुपर 30 को दिया गया था। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म, शॉर्ट फिल्म जिसे डॉक्यूमेंट्री भी कहा जाता है, चाई लूपो पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कजेंग डी योंगडोक को दिया गया है। जैसे आप देख रहे हैं कजेंग डी योंगडोक, ये कहाँ पर है, कहाँ के रहने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तो इनका थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, तो शेरतुकपेन हनी हंटर, ये हनी हंटर के यानी कि एक शहद निकालने वाले व्यक्ति के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेकेंड हफ्ते का आखिरी वीडियो यानी कि सेकेंड वीडियो समाप्त होता है। जल्द ही मिलते हैं हम आपके तीसरे हफ्ते के पहले वीडियो के साथ। तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, जिससे कि हम और अधिक से अधिक अच्छे वीडियो लेकर आते रहें। और आपको दोस्तों एक न्यूज हम दे दें कि हम जल्द ही, थोड़ी गर्मी अगर कम होती है तो हम क्या करेंगे, फेस कैम वीडियो आपके अन्य विषयों पर लेकर आपके सामने शामिल जरूर से जरूर होंगे। और इसी के साथ आपसे हम विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।